हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 6, सभी परेशानियों का समाधान है दर्पण। रात का समय, राजपुरोहित भवन के ऊपर कुछ ज्यादा ही काले बादल घिर चुके थे। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। कोई तूफान आने वाला हो ऐसे तेज हवा चल रही थी। इसी बीच देव उस घर के तहखाने में पहुंचा गया। रिवांश की दर्दनाक चीखें सुनाई देना शुरू हो गई। वह उस गर्म होते पानी के अंदर तड़प रहा था। पानी को ठंडा करो देव, दादू ने भावहीन आवाज ने कहा तो देव हरकत में लौट आया। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने मन को संतुलित किया। फिर दोनों हाथ आगे कर दिए। उसके हाथों से निकलती रोशनी पानी में जाकर सामने लगी। उसी के साथ पानी से भाप निकलना बंद हो गया। रिवांश को कुछ हद तक राहत मिली, मगर उसका कराहना बंद नहीं हुआ। दादू ने आंखें बंद कर ली। वह कुछ मंत्र बुटबुटाने लगे। उसी समय सामने कुंड के इर्द गिर्द एक जादुई कवच बनने लगा। रिवांश की काली पड़ चुकी आंख धीरे धीरे साधारण हो गई, मगर एक आंख अभी भी सफेद थी। दादू और देव दोनों का काम जारी रहा। ये तब तक चलता रहता जब तक वह अमावस ना गुजर जाती। देव ने कहा, ये और इसके बाद एक आखिरी अमावस देवगुरु। अगर हम कामयाब रहे तो ये काली शक्तियां कभी रिवांश पर हावी नहीं हो पाएगी। हमें कामयाब होना ही होगा देव, वरना इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसका शरीर इंसानी है। दैविक और शैतानी शक्तियां एक साथ पूरी तरह जागने पर क्या असर करेगी हमें इसका अंदाजा नहीं। या तो सब खत्म होगा या किसी नई शक्ति का आगमन होगा। इसलिए शैतानी शक्तियों को नष्ट कर देना एक बेहतर उपाय है। हम नहीं चाहते कोई दैविक शक्तियों के साथ उन तुच्छ जीवों में जाकर शामिल हो जाए। ये स्वर्ग के लिए एक बड़ी समस्या रहेगी। और अंत तुम जानते हो, दादू ने कहते हुए देव की तरफ देखा। देव ने नामे गर्दन हिलाई। मैं इससे कुछ नहीं होने दूंगा देवगुरु। इस बार नहीं, वो निष्पाप है। भटकते रहने जितना बड़ा दंड मैं उसे नहीं भुगतने दूंगा। बस 1 महीना बचा है इसकी आयु के 21 वर्ष पूरे होने में। उतना ही समय है इसकी शक्तियां जागृत होने में। हमें अब सतर्क रहना होगा। दिव्या को सभी बातों के बारे में बताना होगा, ताकि वह हर समय रिवांश के साथ रहकर उसकी सहायता कर सके। दादू ने कहा, कुछ ही समय बचा है उसकी भी शक्तियां जागृत होने में। उसकी यादें मैं उसे लौटा दूंगा। तब तक उसे ये चिंता मुक्त जीवन का आनंद उठाने दीजिए। देव कहते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम स्वर्ग लौट जाएंगे देव, दादू ने कहा, मानो वो यहाँ रहकर थक चुके थे। जरूर देवगुरु, मेरे नटखट शिष्यों ने आपकी भी शांति छीन ली। देव बोला, शुक्र है मेरा शिष्य नटखट नहीं था। अब बातें बंद और ध्यान रखो, दादू ने कहकर देव को रिवांश पर ध्यान देने के लिए कहा। देव ने तुरंत ही ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हुए उस कुंड का पानी ठंडा करना शुरू किया, जिससे फिर भाप उठने लगी थी। दादू ने आंखें बंद कर ली। वह भी अपनी क्रिया में लग गए। घर की बेल लगातार बज रही थी। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा सोचते हुए दिव्या को ही कमरे से बाहर आना पड़ा। घर में इस समय कोई नहीं था। अपने सर पर चपत लगाकर दिव्य बोला, ओह मैं भूल गया था, आज तो सभी सर्वेंट्स को छुट्टी मिल जाती है। गर्दन को आलस से साथ उसने गोलाकार घुमाया और दरवाजा खोलने के लिए पहुंचा। सामने रीवा और रिवांश का पिता अभिमन्यु खड़े थे। अंकल आंटी, आप दोनों इस समय यहाँ। डोंट वरी, मैं रिवांश को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो मेरे साथ ही यहाँ पर आया है। दिव्या ने जैसे ही कहा, रीवा ने सीने पर हाथ रख राहत भरी सांस छोड़ी। पता है मैंने कितने फोन किए तुम दोनों को। रिवांश राजपुरोहित जी के साथ है ना, रीवा ने कहा। दिव्या हाँ में सर हिलाकर बोला, एक लंबी कहानी है। आप लोग पता नहीं विश्वास करोगे या नहीं आज हमारे साथ क्या हुआ है। मतलब मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ऐसे लग रहा था। अभिमन्यु ने हल्के से उसका कंधा थपथपा दिया, कोई सपना नहीं सच था वो। थैंक्स हमारे बेटे को यहाँ ले आने के लिए। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, वो तो एक अच्छा दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज था। दिव्या ने हल्के से अपने बालों में हाथ घुमा लिया, वैसे अंदर आ जाए ना। मैं भी क्या आपको यही खड़ा रखकर सवाल जवाब किए जा रहा हूँ। रिवांश को लेकर दादू शायद तहखाने में गए हैं। आप भी वहां जाएंगे क्या। दिव्या को कोई अंदाजा नहीं था ऐसा क्यों किया गया, जबकि रिवांश की हालत इतनी खराब दिख रही थी। हमेशा उसे कमरे में भगा दिया जाता था जब भी रिवांश वहां आए। हम बैठ कर इंतजार कर लेंगे उनके आने का। अभिमन्यु ने रीवा को हाथ दिखाया तो वो आगे चली गई। दोनों ही हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। उन्हें यूं ही छोड़ नहीं सकता था दिव्य। कम से कम चाय ही बना देगा सोचकर वो किचन में चला गया।
पत्थरों से बना एक महल जो जंगल के बीचों बीच था। अंदर जगह जगह मोमबत्तियां जल रही थी, जिसकी रोशनी में एक शख्स चहलकदमी करता दिख रहा था। अचानक ही दरवाजा खुला और अभिसार अंदर चला आया। वह शख्स रुका। बेचैनी और उत्सुकता से उसने देखते हुए कहा, सेनापति तुम लौट आए। वह देखने लगा अभिसार के साथ और कौन आया है, लेकिन किसी को ना पाकर उसके माथे पर बल पड़कर एक मायूसी आंखों में उतर आई। अभिसार ने सर झुका लिया, हम उन्हें लाने में असफल रहे रुद्रान। हमने फिर से एक मौका खो दिया। रुद्रान ने अपने कदम लड़खड़ाने से रोक लिए। बात बदलते हुए वो बोला, कोई बात नहीं। महाराज कहाँ है? क्या वो ठीक है? मैं नहीं जानता वो कैसे है। अभिसार ने निराशा से सर हिलाया। फिर ध्यान से रुद्रान को देखा, तुम्हें इस समय महाराज की नहीं अपनी चिंता करनी चाहिए। रुद्रान फीकी हंसी हंस दिया, मेरी चिंता तभी दूर होगी जब हमारी अमानत हमारे पास लौट आएगी। सब बिखर चुका है सेनापति, उसे समेटना होगा। हमारा लोक, हमारी प्रजा, सबको समेटना होगा। स्थिति हमारे हाथों से बाहर रहेगी जब तक कि महाराज अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ लौट नहीं आते। इसका पूरा फायदा सभी उठा रहे हैं। सिर्फ देखते रहना और कुछ ना कर पाना। मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ रुद्रान। अभिसार ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। सभी परेशानियों का समाधान है दर्पण। अगर वो महाराज के पास लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या हम स्वयं दर्पण से मिले? रुद्रान गंभीर होकर बोला। महाराज वर्षों से उनके पास है, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें महाराज पर आज तक विश्वास नहीं हुआ, कारण वो देवगुरु और देव है। सबसे जरूरी, आप इस महल से बाहर नहीं निकल सकते रुद्रान। आपकी शक्तियां किसी के साथ बट जाने के कारण आप कमजोर हो चुके हैं। जब महाराज अपनी पूर्ण शक्तियों में लौटेंगे तभी आपको इस महल को छोड़ने का मौका मिलेगा। अभिसार ने कहा। रुद्रान ने एक ठंडी सांस छोड़ी, जो भी करना है बस इस 1 महीने में। एक आखिरी मौका बचा है हमारे पास। अगर इस बार हम असफल हुए तो महाराज यूं ही कमजोर शक्तियों के साथ भटकते रह जाएंगे। अभिसार ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें हल्की सी ऊपर उठ गई। एक साया उसने छत की तरफ जाते देखा था। छत पर खड़े शूल के पीछे कोई आकर रुका। उसकी उम्र तो 50 से ज्यादा की हो चुकी थी, पर शरीर आज भी 20-21 साल के युवा जितना था। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में खालीपन। गर्दन से लेकर पैरों तक वह काले रंग के कपड़ों में ढका था। एक बाजू में उसने गुड़िया बड़े ही आराम से पकड़ी थी। वह कुछ कहता उससे पहले ही शूल ने कहा, आपको अपने कक्ष में होना चाहिए। किसी की बातें छुपकर सुनना अच्छा नहीं। वह लड़का एकदम ही गुस्से से भर उठा। तेज कदमों से शूल के पास पहुंचकर वह गुस्से में चिल्लाया, क्यों नहीं लाए तुम उसे? तुमने कहा था तुम इस बार उसे लेकर आओगे। बताओ और कितना समय चाहिए तुम्हें? यूं लग रहा था मानो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है। उसका बात करने का लहजा एक जिद्दी बच्चे सा था। शूल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पीठ थी लड़के की तरफ और चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था। तुम बुरे हो, बहुत बुरे। तुम सब लोग बुरे हो। मुझे नहीं रहना तुम सबके साथ। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। वह अपना हाथ शूल की पीठ पर मारने लगा। तभी रुद्रान ने आकर उसे जल्दी पीछे खींच लिया। ये तुम क्या कर रहे हो विराश? मैंने कहा था ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। सब बुरे हैं, सबके सब। मेरा फायदा उठाया है तुम लोगों ने। मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैंने क्यों भरोसा नहीं किया उस पर? क्यों तुम्हारे साथ आया? आंखों में आंसू लिए वो लड़का विराश अब रुद्रान को दोष देते हुए कहने लगा। रुद्रान की पकड़ कुछ पलों के लिए विराश से ढीली पड़ने लगी, पर अचानक ही उसने कसकर विराश को पकड़ लिया और कहा, मैं इसकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ महाराज। ये नादान है, मैं ध्यान रखूंगा ताकि ये कमरे से बाहर ना आए। शूल ने अब भी कुछ नहीं कहा तो रुद्रान अपने साथ विराश को लेकर चला गया। शूल ने अपने सीने पर हाथ रख लिया, मेरे पास दिल नहीं है। अगर होता तो वो जोर जोर से धड़कता तुम्हें तकलीफ में देखकर। उसने एक ठंडी आह भर ली। तभी आसमान से बारिश की बूंदें जमीन को छूने लगी, जिनका शूल पर कोई असर नहीं हो रहा था। उससे आर पार होकर वो नीचे गिर रही थी। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। एपिसोड 7, तुम्हें मेरे साथ ही आना होगा। रुद्रान को खींचते हुए ले जाना पड़ा विराश को, क्योंकि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे कमरे में लाकर रुद्रान ने दरवाजा बंद कर दिया और पलटा तो खिलौने को सीने से लगाए विराश सिमटकर एक कोने में जाने लगा। तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? किसी और की बातों में आकर अपने ही प्यार पर शक करना सही नहीं। बस इतना ही विश्वास था तुम्हारा मुझ पर। लगभग 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बस सजा ही दे रहे हो मुझे। उस बच्चे के सामने मेरा कोई महत्व नहीं है तुम्हारी जिंदगी में।
रुद्रान निराश होकर कहने लगा, नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी गलती हो रुद्र। अगर मैं समय को बदल सकता तो तुम्हें दोबारा कभी नहीं चुनता। धोखेबाज हो तुम, मेरा इस्तेमाल किया तुमने, कोई प्यार नहीं था तुम्हें। विराश जोर जोर से चीख कर बोला और हांफने लगा। रुद्रान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहा मगर विराश फिर पीछे हटते हुए बोला, वहीं रुको। अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। शांत हो जाओ वीर, नहीं आ रहा मैं तुम्हारे पास। डरो मत, आराम से बैठ जाओ। रुद्रान ने कहकर उसे बिस्तर की ओर इशारा किया। विराश अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। रुद्रान ने एक ठंडी सांस छोड़ी और अपने कदम पीछे लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ समय बाद भी विराश अपनी जगह पर ही बना रहा। जब उसे पूरी तरह विश्वास हुआ रुद्रान जा चुका है, तब जाकर वो बिस्तर के पर आकर बैठ गया। पैर ऊपर लेकर उसने गुड़िया को अच्छे से अपनी गोद में रख लिया। सब बुरे हैं सिवाय तुम्हारे पापा के। मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे लड़ जाऊंगा, तुम बस मेरे पास वापस आ जाओ। आखिरी शब्द कहते हुए उसका गला भर आया। मानो जानता था हाथों में पकड़ी हुई गुड़िया है, पर दिल को विश्वास नहीं दिला पा रहा था इस बात का। उस कमरे के बाहर खड़ा रुद्रान सब कुछ सुन चुका था। उसने आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रुद्रान ने आंखें खोल दी। मैं ठीक हूं सेनापति, ये सब मेरी एक गलती का नतीजा है। उसके बाद मैं उसे विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा कि वो गलती से हुआ, मैंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ था। पर उसी शख्स से तुम्हें प्यार हुआ जो हमारे काम को अंजाम दे सकता था, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। अभिसार बोला, अनजाने में हुआ, पर उसे मैं आज तक समेटने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो एक इंसान से प्यार करने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। अगर वह मुझसे दूर रहता तो आज एक अच्छा जीवन जी रहा होता किसी के साथ। रुद्रान ने कहा, किसका जीवन अच्छा और कठिनता से भरा नहीं होता। हमारे पास शैतानी ताकत है जिसकी मदद से स्वयं को संतुष्ट कर लेते हैं हम। परंतु ये इंसान तो बिल्कुल बेबस है। ये मत सोचो तुमने उन्हें अच्छा जीवन नहीं दिया, अपनी पूरी कोशिश की है। अभिसार ने कहा। रुद्रान ने हल्के से सर हिलाया। चलिए, हमें आगे की योजना करनी चाहिए। जो हो चुका उसके बारे में बात करके फायदा नहीं, आगे आने वाले समय को बदलना है हमें। उसकी बात पर अभिसार ने सहमति जताई। सुबह की पहली किरण के साथ ही तहखाने का दरवाजा खुला और दादू के पीछे एक लड़का अपनी गोद में रिवांश को उठाए बाहर आने लगा। हॉल में रीवा और अभिमन्यु के साथ बैठे बैठे दिव्य झपकियां ले रहा था। तभी रीवा की आवाज सुनकर वह हड़बड़ाते हुए जागकर सीधा बैठ गया। राजपुरोहित जी, क्या सब ठीक है? रीवा चिंता भरी आवाज में बोली। जी हाँ, सब कुछ ठीक है। आप रिवांश को घर ले जा सकती है। दादू ने पलके झपकाकर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। दिव्या ने ध्यान से रिवांश को देखा। एक ही रात में वो कुछ ज्यादा ही कमजोर हुआ लग रहा था। नजरें उठाकर उसने लड़के की आंखों में देखा। दिवांश भाई, रिवांश को क्या हुआ है? वो सो रहा है या बेहोश है? क्या उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है? कुछ समय आराम करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है दिव्या। दिवांश ने पलके झपका दी। रीवा और अभिमन्यु ने हाथ जोड़ लिए। अभिमन्यु बोला, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अनुमति दीजिए राजपुरोहित जी। दादू ने हल्के से सर हिलाया तो रिवांश को उठाए हुए ही बाहर तक छोड़ने के लिए दिवांश खुद चला गया। दादू एक राहत भरी सांस छोड़ते हुए अपने कमरे में जाना चाहते थे, पर तभी आंखें छोटी कर दिव्या सामने आ गया। मुझे बताओ, ये सब क्या चल रहा है? कोई जादू टोना का चक्कर है क्या? कल रात मैंने भूत देखे, एक नहीं दो, जो हमें लगभग किडनैप कर चुके थे। उसके बाद एक सुपर हीरो आया हमारी मदद के लिए। छोटी सी बुद्धि है, ज्यादा घिसोगे तो खत्म हो जाएगी। दादू ने उसके सर पर मारकर कहा। बात को बदलने की कोशिश मत करो। अगर ये जादू टोना हुआ तो मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं अगली बार खुद को बचा सकूं। बोलो भूत। नहीं, शैतान के ऊपर लाइटर फेंक कर आया। दिव्या मासूमियत से बोला। ठीक है, मैं तुम्हें एक काम की चीज दूंगा, पर बदले में। दादू कहते हुए आगे आए। आपके लिए बेस्ट वाइन ढूंढ कर लाऊंगा और भाई को कुछ पता नहीं चलेगा। दिव्या भी आगे आया और फुसफुसा कर कहा। दादू ने उससे हाथ मिला लिया। डील डन। राठौर पैलेस। रिवांश को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। सबसे पहले तो रीवा ने घर के मंदिर में जाकर पूजा की और आरती लेकर रिवांश के पास पहुंची। पूरे कमरे को उसने पॉजिटिव एनर्जी से भरने की कोशिश की। जब तुम होश में आओगे तो सबसे पहले हम मंदिर ही जाएंगे, रीवा धीरे से बोली। अभिमन्यु पीछे हाथ बांध कर खड़ा था। न जाने हमारे बेटे की जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है। जल्द से जल्द ये खत्म हो जाना चाहिए अब।
20 साल इंतजार किया है। कुछ दिन और सही। राजपुरोहित जी ने विश्वास दिलाया है वो रिवांश को ठीक कर देंगे। वो साया उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। रीवा ने जैसे ही कहा बालकनी का दरवाजा जोर से बजकर खुला और बाहर से ठंडी हवा अंदर आ जाने से रीवा के हाथ में पकड़ी आरती बूझ गई। रीवा ने आंखें बड़ी कर ली। वही अभिमन्यु बोला, कुछ नहीं है। हवा के कारण दरवाजा खुल गया। मैं बंद कर देता हूँ। तुम चलो बाहर। रिवांश को आराम की जरूरत है। रीवा ने हल्के से सर हिला दिया। राजपुरोहित जी ने कहा था वो जो कोई भी है घर के अंदर नहीं आ सकता। मुझे उन पर विश्वास है। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था रीवा को तसल्ली देने के लिए राजपुरोहित जी ने झूठ बोला था। हालांकि उन्होंने कोशिश पूरी की थी ऐसा करने की, पर सफल ना हो सके। अभिमन्यु बस इसलिए शांत था क्योंकि पूरे विश्वास के साथ राजपुरोहित जी ने बताया था रिवांश को वो साया कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। बस किसी तरह अमावस शुरू होने से पहले बिना भूले रिवांश को वो उनके पास छोड़ दिया करे। रीवा और अभिमन्यु के बाहर जाते ही कमरे का तापमान गिर गया। ठंडक बढ़ गई जिसके कारण रिवांश खांसने लगा। सिमट कर वह खुद को चादर में छुपाने की कोशिश करने लगा। तभी एक काली परछाई उसकी बगल में आकर बैठ गई। कहीं से दूसरा कंबल आया और उसने रिवांश को उड़ा दिया, जिससे उसे कुछ हद तक आराम मिला। पिछली पूरी रात उसने पानी में बिताई थी। एक इंसानी शरीर होने के कारण उस पर परिस्थिति का परिणाम भी जल्दी हो जाता था। दर्पण, वह धीमी खराश भरी आवाज में बोला, मुझे दर्द हो रहा है, रोक दो प्लीज। रिवांश नींद में ही बड़बड़ा दिया। उसकी पलकें भीग कर आंखों के कोने से आंसू की बूंद लुढ़क गई। क्या उन्हें अंदाजा नहीं तुम्हारे दर्द का? क्यों नहीं रोक देते वो अपना काम? ये बस एक जिद है उनकी। वो नहीं चाहते तुम मेरे साथ रहो, शूल ने दर्द भरी आवाज में कहा। जैसे ही उसने रिवांश को छूना चाहा, रिवांश की आंखें हल्की सी खुली और एकदम से उसने शूल का हाथ झटक दिया। दूर दूर रहो मुझसे युकृच। मेरे करीब मत आओ। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। रिवांश अपनी आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश करने के साथ उठने की कोशिश भी करने लगा, पर उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं थी। तुम्हें मेरे साथ ही आना होगा दर्पण, शूल ने शांति से कहा। मैं नहीं हूं दर्पण, रिवांश गुस्से में बोला। अपनी असलियत से अनजान हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। ठीक है रिवांश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझसे दूर होकर तुम अधूरे रहोगे। वो लोग अनजान है कि शैतानी शक्तियों को तुम्हारे अंदर से मिटा देना काफी नहीं, क्योंकि वो अब तुम्हारी आत्मा के साथ दो तरह से जुड़ी है और तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा के साथ। हम अलग होकर भी अलग नहीं है। शूल ने कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर रिवांश के मना करने के बाद भी उसे छू लिया। धीरे धीरे वो रिवांश का सर सहलाने लगा, जिससे उसकी आंखें बंद होकर वो नींद में चला गया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर दिव्या जैसे ही अंदर बैठा मुंह पर हाथ रख चिल्ला पड़ा, ये मैंने अपने हाथ से क्या कर दिया? गाड़ी का सत्यानाश। उसी ने अपने हाथ से जलता लाइटर फेंक दिया था आगे, जिसके कारण सीट का कुछ हिस्सा जल चुका था। कीड़े पड़े उस शैतान के अंदर जिसके कारण ये हुआ। दोबारा मिला तो उसकी बोटी बोटी कर उसे हवा में उड़ा दूंगा, गुस्से में कहकर दिव्या ने गाड़ी करते हुए आगे बढ़ा दी। जल्द ही वह एक घर के बाहर पहुंचा और फोन निकाल आरुषि का नंबर ढूंढा। पिछली रात की बातें भूलकर उसने होठों पर मुस्कान लिए नंबर मिला दिया। हाँ बोलो, कैसे कॉल किया? सामने से आरुषि की उनिंदी आवाज आए। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ गोरी, कॉलेज छोड़ देता हूँ, चलो आओ, दिव्या ने कहा। व्हाट? आरुषि की मानो नींद उड़ गई। उसने कहा, हाँ बेबी बस 10 मिनट रुको, मैं आधे घंटे से पहले नहीं आऊंगी। उसकी बात पूरी करते हुए दिव्या हंस दिया। आओ, इंतजार कर रहा हूँ। उसने फोन बंद किया और सपने सजा ही रहा था कि उसके चेहरे का रंग उड़कर गला सूख गया। बिना देखे ही उसने अंदाजा लगा लिया उसकी पास की सीट पर कोई हवा से निकलकर आते हुए बैठा है। दिव्या ने धीरे धीरे उस दिशा में देखा। अभिसार होठों पर टेढ़ी मुस्कान लिए हाथ हिलाकर बोला, कैसे हो तुम? मुझे भूल तो नहीं गए ना? पिछली रात ही मिले थे हम। दिव्या किसी सदमे में चला गया। उसके दिमाग ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। एपिसोड 8 पैसेंजर प्रिंसेस। गाड़ी में जब अचानक ही दिव्या ने अभिसार को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। अपनी सीट और दरवाजे से बिल्कुल चिपक कर बैठते हुए वो खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगा ताकि कुछ सोच सके आगे क्या करना है। तभी अभिसार ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? लगा था फिर मुलाकात नहीं होगी। तुम यहाँ भूत कब से दिन में निकलने लगे? जाओ, रात को आओ। शू। दिव्या हाथ हिलाकर उसे भगाते हुए बोला। अभिसार ने अजीब नजरों से उसे देखा। क्या मैंने पहले ही नहीं बता दिया था कि मैं भूत नहीं हूँ?
दिन में कहीं आना जाना मेरे लिए काफी आसान है। अब तो दिन हो या रात तुम बस मुझे ही देखोगे। तो फिर आज ही निकले हो क्या बाहर, जो पहला शिकार मुझे बना लिया? जाओ यार, किसी और को ढूंढो। मुझ मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं नहीं देखना चाहता तुम्हें दिन रात। दिव्या ने हाथ पीछे पहुंचाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करी। वह हैरान रह गया जब गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला। शायद वह लॉक हो चुका था, पर इतना समझना भी दिव्या के लिए मुश्किल था। अभिसार हंस दिया, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। आहा, बड़े आए पैसेंजर प्रिंसेस बनने। चलो उतरो, लड़कों को मैं फ्री की राइड नहीं देता। दिव्या ने तैश में आकर कहा। तो किसे देते हो? बस लड़कियों को, या उस आरुषि को? अभिसार की आवाज गहरी होकर नजरें घर की तरफ घूम गई। दिव्या के माथे पर पसीना छलक आया। कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अचानक ही वो चौंक गया जब उसकी आंखों के सामने से अभिसार कहीं गायब हो गया। होश में आ दिव्या और जान बचाकर भाग, वरना तेरी खैर नहीं। अपने गाल पर चपत लगाकर वह खुद से कहने लगा। चाबी घुमाकर अगले ही पल उसने गाड़ी शुरू करनी चाही, पर वह आवाज करते हुए बंद हो गई। अब तुम्हें क्या हुआ मेरी जान? देखो, गुस्सा नहीं करते, समय देखकर बीमार पड़ा करो। आज मेरे पीछे कुछ अजीब सा पड़ा है, दिव्या परेशान होकर कहते हुए फिर गाड़ी शुरू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार भी गाड़ी आवाज करते हुए बंद हो गई। छोड़ इसे, भाग चल, दिव्या ने कहकर गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा। एकदम से ही वह चिल्ला पड़ा, नहीं, खुल जा प्लीज। अब तुझे क्या हुआ? तू तो लॉक भी नहीं है। गाड़ी का कोई बटन काम नहीं कर रहा था। एक एक कर दिव्या से सभी दरवाजे खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुले। अंत में थककर वह अपनी सीट पर बैठते हुए सर मारकर नकली रोना रोने लगा। जल्दी जल्दी में आरुषि अपने कपड़े ढूंढ रही थी। तभी उसके कमरे में एक तेज आवाज हुई और वो झटके से पलट गई। मेकअप बॉक्स नीचे गिर उसमें रखा सारा सामान बिखर कर टूट चुका था। आरुषि ने मुंह कर हाथ रख लिया। वो गिरकर कैसे टूट गया, इससे ज्यादा वो टूट चुका है, ये बात उसे सदमा दे गई। धीमी चाल चलते हुए वो आकर धम से नीचे बैठ गई। कितने दिनों की सेविंग्स के बाद एक एक चीज जमा की थी। उसने होठों को आपस में भींच लिया, अब क्या करूं? अचानक ही उसे कुछ सूझा और होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। डरना क्यों है जब साथ में दिव्या बेबी हो? थोड़ा सा ड्रामा काम आ जाएगा नया मेकअप सेट लेने के लिए। लापरवाही से वह खड़ी हुई फिर से जाकर कपड़े ढूंढने लगी। मानो किसी ने उन चीजों पर पैर रख दिया हो ऐसी आवाज हुई, पर आरुषि ने इस बार ध्यान नहीं दिया। उसने एक ड्रेस उठाए और पहनने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। आरुषि की आंखें सिकुड़ गई, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? पैर चोट लगने से बचाते हुए वो आगे आए और पूरा कमरा छान मारा, आखिर किसने ये सब किया? लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने सर पकड़ लिया, तभी कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। आरुषि कांप उठी, ठंडक का एहसास उसे होने लगा। वह डरी आवाज में बोली, कौन है? तुम्हारी मौत। उसके कानों में एक सर्द फुसफुसाहट सुनाई दे गई। आरुषि झटके से पलटी, मगर कोई नहीं था उसके आसपास या फिर कमरे में भी। आखिर हो कौन तुम? सामने आओ मेरे, आरुषि ने डर और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ कहा। सामने आ जाओ, सच में, अपने पीछे देखो। मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ एक डरावनी आवाज फिर उसे सुनाई दे गई। अब किसी के पीछे होने का एहसास होने लगा आरुषि को। पलटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खुद में सिमट कर उसने कसकर आंखें बंद कर ली। मन ही मन भगवान का नाम पुकारने लगी। कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, बस चुपचाप मेरी बात सुनकर उसे अच्छे से दिमाग में बिठा लो। आरुषि के कंधे पर उसके वो बर्फ की तरह ठंडे काले हाथ दिखने लगे। बड़े बड़े नाखून जो एक ही बार में किसी को चीरफाड़ डाले। जिन्हें टेढ़ी नजर से देखते हुए आरुषि की सांसें बढ़ गई। चिल्लाने की कोशिश वो करना चाहती थी, पर गले से आवाज निकलना मुश्किल हो गया। मानो उसकी आवाज किसी ने बंद कर दी हो। उस साये ने आरुषि के कंधे काफी जोर से दबा दिए। उसकी हड्डियां भी हल्की सी आवाज करने लगी। फिर वो आरुषि के कान में चेतावनी भरी आवाज में बोला, दूर रहना दिव्या से। अगर उसके करीब आए तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आरुषि का चेहरा लाल हो गया। बोलने की कोशिश करने के साथ साथ वो अब सांस लेने के लिए भी मेहनत करने लगी। समझ गई मेरी बात? वह बोला तो आरुषि ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया। उस साये ने झटके से आरुषि को छोड़ दिया। लड़खड़ा कर वह नीचे गिर पड़ी। काफी सारा सामान गिरा था वहां, जिसके कारण उसके हाथ और पैरों में चोट लग गई। अगले ही पल वो जोर से चीख पड़ी, जिसकी आवाज सुनकर उसके घरवाले भागते हुए उस कमरे में पहुंच गए।
आरुषि के घर के बाहर जहां दिव्या की गाड़ी खड़ी थी। वो साया लौट आया, मगर देखा तो दिव्या और उसकी गाड़ी दोनों गायब थे। वो काली दिखने वाली परछाई ने शरीर का आकार लिया। आंखें छोटी कर अभिसार ने कहा, निकल गया। कोई बात नहीं, तुम्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। होठों पर एक छोटी सी मुस्कान लिए वो कहीं गायब हो गया। चारों तरफ देखते हुए दिव्या तेजी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो किसी से टकरा गया और जोर से चीख पड़ा, हे क्या हुआ? इट्स मी, नव्या। दिव्या को इतना डरा हुआ देखकर नव्या ने कहा। दिव्या ने सीने पर हाथ रख लिया, थैंक गॉड तुम हो। मुझे लगा वो फिर से आ गया। कौन? नव्या ने कहा। दिव्या ने सर झटका और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए करीब ही एक बेंच पर ले जाकर साथ बिठा दिया। मुझे ये बताओ कल रात क्या हुआ? मतलब रिवांश से बात की तुमने? क्या बोला वो? नव्या का चेहरा फीका पड़ गया। उसने मुझे मुंह पर रिजेक्ट करते हुए कहा, मेरी बेइज्जती ना हो जाए इसलिए सबके सामने हाँ कहा था। ये सब तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत थी नशे में आकर उससे ब्रेकअप करने की? दिव्या चिढ़कर बोला, देखो उस बारे में मुझसे कुछ मत कहो। उस समय मुझे क्या हुआ था वो ठीक से याद भी नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है किसी ने मुझे रिवांश से दूर रहने के लिए धमकी दी है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। नव्या हल्की परेशानी चेहरे पर लिए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस तुम्हारे मन का वहम है। हो सकता है किसी की जलन भरी बातें तुमने सुन ली, क्योंकि रिवांश और तुम साथ में परफेक्ट लगते हो। दिव्या ने उसकी तारीफ में शब्द छेड़ दिए। नव्या हल्का सा शर्मा उठी। कान के पीछे अपने बाल करते हुए उसने कहा, यू राइट। इन्हीं सब के बारे में मैंने बहुत सोचने के बाद कल रात रिवांश को फिर अप्रोच किया था, बट ही रिजेक्टेड मी ना। दिव्या कुछ करो, मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड आरुषि के साथ सेट किया था। अब तुम्हारी बारी है फेवर लौटाने की। आरुषि का नाम सुनकर दिव्या को याद आया कैसे वो भाग निकला था उसे आने के लिए बोल। लेकिन क्या करता, उसकी जान भी लटकी हुई थी। बात फेवर की बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं तुम और रिवांश साथ आ जाओ। जितना मैं उसे जानता हूं वो खुद से पहल कभी नहीं करेगा, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। दिव्या बोला, तुम मेरा साथ दोगे राइट? नव्या ने कहा। दिव्या ने उसकी मुट्ठी से अपनी मुट्ठी भिड़ा दी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ग्रेट, वैसे अकेले क्यों हो? रिवांश कहाँ है? नव्या ने पूछा। रिवांश की तबीयत थोड़ी डाउन है आज, वो घर पर आराम कर रहा है। दिव्या ने दुख के साथ कहा। व्हाट? नव्या ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं हम। तुम तो बड़ी फास्ट हो रही हो। नॉट बैड, दिव्या ने कहा और उसे साथ चलने का इशारा किया। रिवांश गहरी नींद में सो रहा था। वो परछाई अभी भी उसके सिरहाने बैठी थी। उसकी उंगलियां लगातार रिवांश के बालों में उलझ जाती जो कि हल्के से लंबे और माथे पर बिखरे थे। कभी कभार वो हल्के से रिवांश की पलकें भी छू लेता, जो साधारण से लंबी ही थी। उसके कारण ही रिवांश की आंखों की खूबसूरती ज्यादा बढ़ जाती थी। अचानक ही किसी के कदमों आहट उस परछाई ने दूर से ही भांप ली। उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे वो कदमों की आहट कमरे के बाहर आकर रुकी। बाहर दिव्या खड़ा था। उसने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए दरवाजा खटखटा दिया। ब्रो, जाग रहे हो क्या? मैं अंदर आ जाऊं? उसे कोई जवाब ना मिला, मगर दरवाजा अपने आप ही खुल गया। कोई धुंध छा गई हो, मगर सफेद नहीं काले रंग की। कमरे में कुछ भी देखना संभव नहीं था, जबकि समय दोपहर का हो रहा था। दिव्या का गला सूखने लगा। हाथों की मुट्ठियां कसते हुए उसने धीरे से कहा, रिवांश ब्रो, वे आर यू? तुम भाग गए मुझे अकेला छोड़कर, लेकिन कहाँ तक भागोगे? मैं फिर और बार बार तुम्हें पकड़ लूंगा। दिव्या। अभिसार की ठंडी फुसफुसाहट दिव्या के कानों में बिल्कुल करीब पड़ी। उसकी सांसें भी दिव्या को अपने कान पर महसूस हुई। दिव्या ने बाहर भाग जाना चाहा, क्योंकि अब तो वो यंत्र भी नीचे बैग में छोड़ आया था जिसकी मदद से उसने गाड़ी पर किया गया जादू तोड़ा था। पर तभी कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। एपिसोड 9, किसी और का बच्चा। दरवाजा बंद होने के साथ ही दिव्या डरकर एक कदम पीछे हट गया। तभी उसकी पीठ किसी के सीने से टकरा गई। एक ठंडक भरी सिहरन दिव्या के तन बदन में दौड़ गई। धीरे से वो पीछे पलटा तो अभिसार खड़ा था। दिव्या ने गला तर कर लिया, आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों पीछे पड़े हो? कोई इग्नोर कर रहा है, इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? तुम इग्नोर कहाँ कर रहे हो? तुम तो बस डर कर भाग रहे हो। जब डर खत्म होकर तुम मुझे थोड़ा बहुत जानोगे तो इग्नोर नहीं कर पाओगे। अभिसार ने कहते हुए होठों पर मुस्कान सजा रखी थी। दिव्या आसपास देखने की कोशिश करने लगा। अभी भी वो काली धुंध उसे कुछ देखने नहीं दे रही थी। कहीं और चलकर बात करे।
अभिसार ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। दिव्या सिमट कर पीछे हट गया। डोंट टच मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिवांश कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? दिव्या के मन में अजीब से ख्याल आने लगे। क्या उसे अपने दादू को बुला लाना चाहिए? पर यहां से बाहर कैसे निकलेगा, वो पहला सवाल था। रिवांश बिल्कुल ठीक है, आराम कर रहे हैं। महाराज है ना उनका ख्याल रखने के लिए। आप हमारे साथ चलिए, अभिसार ने कहा और दिव्या कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसे पकड़कर उस कमरे से गायब हो गया। धीरे धीरे धुआं हट गया। रिवांश अभी भी अपनी जगह शांति से सो रहा था और शूल उसके पास ही था। छत पर भी काफी खूबसूरत तरीके से गार्डन को बनाया गया था। वहीं पर अभिसार ने दिव्या को लाकर छोड़ दिया। दिव्या 2-3 कदम पीछे हटकर लड़खड़ा गया। उसने जल्द ही खुद को संभाला और भागना चाहा, पर अभिसार पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। दिव्या ने तेज आवाज में कहा, मुझे परेशान मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, बल्कि तुमने महाराज को परेशान कर दिया वहां जाकर। पता है जब वो पहले गुस्सा होते थे तो बिना सोचे समझे किसी को भी राख में बदल देते थे। मुझे नहीं पता लौटने के बाद कैसे वो स्वयं पर इतना नियंत्रण रख रहे हैं। अभिसार ने कहा, राख में बदल देते थे? बाप का राज है क्या? हमारे देश में लोकशाही चलती है, तुम्हारी तानाशाही कहीं और जाकर दिखाओ। दिव्या डरते हुए भी बहस करना नहीं भूल रहा था। तानाशाही? हम उनसे ज्यादा जुनूनी राजा तुमने शायद ही कभी देखा होगा या सुना होगा। अभिसार कहते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया। मैं ना देखने में इंटरेस्टेड हूं ना ही सुनने में। मुझे क्यों भूतों में इंटरेस्ट होगा भाई, मैं उन्हें सपने में भी ना देखूं। दिव्या ने कहा। अभिसार ने कहा, हम बैठकर बात करें, मुझे तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होना। बैठकर बात करना बहुत दूर है। दिव्या ने कहा। वो बस किसी तरह निकल जाना चाहता था, लेकिन अब अभिसार ने जाने वाला रास्ता ही अड़ा दिया था। सोच लो, पूरा दिन मैं तुम्हें ऐसे ही खड़ा रख सकता हूँ, अभिसार ने आराम से कहा। दिव्या इस बार तिलमिला उठा। हाथों की मुठ्ठियां बनाकर वह गुस्से में बोला, तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है हनन? कमजोर इंसान, जिसके साथ कुछ भी कर लोगे तो बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। अभिसार हल्का सा चौंक गया दिव्या के शरीर से निकलती शक्तिशाली तरंग देखकर। उसने खुद से कहा, शायद शक्तियां जागने की ये एक शुरुआत है। इससे पहले वो पूरी तरह जागे मुझे उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अभिसार ने हाथ दिखाकर कहा, शांत हो जाओ दिव्या, मैं कहा तुम्हें कमजोर समझ रहा हूँ। मुझे तो बस बात करनी है तुमसे, मुझे नहीं करनी। दिव्या फिर चिल्लाया और इस बार उस तरंग के करीब खड़ा होना अभिसार के लिए मुश्किल था। धीरे से एक कदम पीछे लेकर वो बोला, रिवांश के असली माता पिता ये दोनों नहीं कोई और है। कुछ पल के लिए वहां शांति छा गई। दिव्या शांत हो गया। उसने 2-3 बार तेजी से पलकें झपका दी। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच्चाई। तुम्हारे भाई और दादू ने कुछ बताया नहीं अब तक तुम्हें? अभिसार ने कहा। दिव्या चौंक गया। भाई और दादू, उनका इस सब से क्या संबंध? उन्हीं का तो सबसे बड़ा संबंध है इस सब से। किसी का बच्चा चुरा कर किसी और को सौंप दिया। अभिसार व्यंग से बोला। किसी और का बच्चा? रिवांश, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। दिव्या ने कहा। मिलना चाहोगे रिवांश के असली माता पिता से? पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं तुम्हें। झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची। अभिसार ने कहा। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? दिव्या को इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना था। तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि ये सच्चाई ज्यादा समय तक छिप नहीं पाएगी। अंत में रिवांश अपने असली माता पिता के पास ही लौटेंगे, ये याद रखना, अभिसार ने कहा और एक एक कदम पीछे लेने लगा। सोचने के लिए समय लो। जब भी सच्चाई सुनने के लिए खुद को तैयार कर लो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। कहते हुए ही वो दिव्या की आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। दिव्या को उसने जिज्ञासा में डाल दिया था। अभिसार के जाते ही वो बेचैन हो उठा। अभिसार का कहा सच था या फिर झूठ, लेकिन दिव्या के दिमाग में अब ये बैठ चुका था। अपनी आंखें मलते हुए रिवांश उठकर बैठ गया। कमरे में वह बिल्कुल अकेला था। बिस्तर से उतरकर जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, पैरों में मानो जान ही ना बची हो ऐसे लड़खड़ा गया। एकदम से ही किसी ने उसे पकड़ लिया तो रिवांश ने गर्दन घुमाई। फिर से वह परछाए। रिवांश ने अपना बाजू झटक कर उसे दूर कर दिया। तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? वह परछाई फिर गायब हो गई और रिवांश खुद को संभाल कर सीधा हुआ। तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है? रिवांश ने पूछा। हल्का सा दरवाजा खोलकर दिव्या झांका। मैं आ जाओ। दिव्या, तुम यहाँ कॉलेज नहीं गए? रिवांश हैरानी से बोला। दिव्या चला आया उसके पास। पहले ये बताओ तुम ठीक हो? दिव्या ने कहा। बेहतर हूँ,
रिवांश ने सर हिला दिया, जो उसकी तरफ देखते हुए सच बिल्कुल नहीं लग रहा था। फ्रेश हो जाओ और नीचे चलकर कुछ खा लो पहले, नीचे एक सरप्राइज भी है, दिव्या ने चाहक कर कहा। कैसा सरप्राइज? रिवांश ने आंखें छोटी कर ली। बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा, चलो जल्दी। दिव्या खुद उसे सहारा देते हुए वॉशरूम में ले गया। जब रिवांश नीचे पहुंचा तो हैरान रह गया नव्या को देखकर। उसकी नजर अपने आप ही रीवा से मिली जो छेड़ने वाली मुस्कान होठों पर लिए थी। रिवांश ने हल्के से आंखें बंद कर धीमी आवाज में कहा, तू इसे घर क्यों ले आया? मॉम गलत समझेंगी, अब तो समझने दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। दिव्या दांत दिखाकर बोला, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने बोल दिया है उसे हम साथ नहीं रह सकते। रिवांश गुस्से में बोला, कोई स्ट्रॉन्ग वजह बता। दिव्या जिद पर अड़ गया। मैं गया हूँ। रिवांश ने ऐसे कहा मानो कोई बड़ी बात नहीं थी। रिवांश ने आंखें छोटी कर ली, अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो ब्रो। रिवांश ने एक ठंडी सांस छोड़ी, कल रात देखा ना मेरे पीछे कौन पड़ा है। बस यही कारण है मैं किसी को अपने आसपास नहीं आने देता। तू लकी है फिर भी संभल कर रह, वरना किसी दिन तेरी भी सीढ़ियों से गिर कर मौत होने की खबर आ जाएगी पेपर में। दिव्या के होठ कांप गए कुछ कहने के लिए, वरना तो उसकी बातें तैयार रहती थी सामने वाले को काउंटर करने के लिए। रिवांश उसे हैरान परेशान छोड़कर आगे चला गया, अपनी माँ के पास कुछ खाने को मिलेगा। बिल्कुल, बैठो तुम, रीवा ने कहा और तुरंत एक सर्वेंट को खाना लाने के लिए बोल दिया। हाय नव्या, तुम अचानक यहाँ? कुछ काम था? रिवांश ने काफी फॉर्मल होकर पूछा। नहीं, दिव्या से सुना तुम्हारी तबीयत खराब है, उसने सजेस्ट किया तो मैं चली आई मिलने, नव्या ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहा। रिवांश की गर्दन एक बार फिर दिव्या की तरफ घूमी और उसने चुपके से मिडल फिंगर उसे दिखा दी। दिव्या पैर पटकते हुए उसके पास आ गया। आंटी आपको पता है ये मुझसे भी ज्यादा आजकल नव्या के क्लोज हो चुका है, मुझे तो जैसे भूल ही जाता है। दिव्या अफसोस जताकर बोला, ओह ऐसी बात है, फिर तो तुमने काफी अच्छा काम किया इसे घर लाकर, तुम्हारे अलावा पहली बार कोई रिवांश का दोस्त बना है। रीवा हल्के से रिवांश को कोहनी मारकर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। रिवांश दबी आवाज में उसे समझाने लगा। नव्या, दिव्या आज का पूरा दिन तुम लोग रिवांश के साथ ही बिताना, उसे काफी अच्छा लगेगा, रीवा ने कहा। यह भी कोई पूछने वाली बात है। दिव्या ने जूस का ग्लास उठाकर मुंह से लगा लिया। पहली मंजिल पर दो साए खड़े थे, जिनकी नजरें सबकी तरफ हॉल में टिकी थी। अभिसार को आसपास का माहौल बदलता महसूस हुआ। तभी शूल ने दर्द आवाज में कहा, उस लड़के को समझा दो ये सब बंद करे। बार बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अवश्य महाराज, मैं उसे समझा दूंगा, आप उस पर गुस्सा मत कीजिए, वो तो एक नादान बालक है, अभिसार ने दबी आवाज में कहा। शूल ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया, लेकिन अभिसार कहीं रुका रहा। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। एपिसोड 10 रिवांश को विराज से मिला दे। रात का समय, जब दिव्या घर पहुंचा तो उसके दादू ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम आजकल बहुत मनमानी नहीं करने लग गए, अपनी मर्जी से कहीं भी चले गए और जब मन करे लौट आए। दिव्या ने पहले पूरे घर में नजर दौड़ाई, भाई कहाँ है? वो भी अभी तक नहीं आया। दादू ने कहा, तो फिर मैं अकेला क्यों डांट सुनूं? कभी उन्हें भी कुछ कह लिया करो। दिव्या नाक सिकुड़ते हुए उनके करीब आकर बैठ गया। वो काम करने जाता है और कमा कर लाता है, उसी के दम पर तुम इतने पैसे उड़ाते हो, दादू ने कहा। दिव्या ने मुंह बना लिया, आप बहुत बुरे हो, मैं बच्चा हूं वरना मैं भी कमा लेता पैसे, अब क्या करना है तुम्हें पैसे कमाकर, दादू ने कहा और एकदम से उन्हें एहसास हुआ ये नहीं कहना चाहिए। दिव्या अपना बैग खोल रहा था, उसने एक वाइन की बोतल निकालकर दादू के सामने कर दी। दादू की आंखों में चमक आ गई। दिव्या ने कहा, एकदम स्पेशल माल है, एक दोस्त की पहचान पर बहुत ढूंढकर लाया हूँ, इंसानी दुनिया की यही चीज मुझे सबसे ज्यादा भाती है। दादू ने कहा, इंसानी दुनिया? आप कौन सी दुनिया से आए हो? दिव्या ने कहा, हम आए हैं। दादू के मुंह से फिर निकल गया और अब दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ पल शांति से देखते रह गए। दादू, मुझसे आप लोग बहुत कुछ छुपा रहे हो ना? दिव्या ने हल्की नाराजगी से कहा। दादू ने एक ठंडी सांस छोड़ी, तुम्हारे भाई ने मुझे मना किया है कुछ भी बताने से, वरना मैं पहले ही ना बता देता। भाई ने? आखिर क्यों? दिव्या बोला, वो नहीं चाहता जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं उससे तुम भी गुजरो, जिंदगी के कुछ पल तुम्हें अच्छे से जीने को मिल जाए, एक हंसते खेलते बच्चे की तरह, क्योंकि जो बातें फिर तुम्हारे सामने आएंगी उसके बाद हम तुम्हें कैसे संभाल पाएंगे मुझे नहीं पता, दादू ने कहा।
दिव्या ने एकदम से उनके कंधे पर सर रख दिया। दादू, मुझे उन शैतानों से बहुत डर लगता है। क्या मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? हट पागल, डर क्यों लग रहा है? हम दैविक शक्तियों के सामने वो शैतान हमेशा कम ही रहेंगे। मैंने तुम्हें यंत्र दिया है ना, उससे तुम अपनी और रिवांश की रक्षा कर लेना, क्योंकि दुश्मन तो वो जरूर है हमारे। दादू ने कहा, क्या मेरे अंदर भी शक्तियां हैं? दिव्या ने चाहक कर चेहरा उठाया। शक्तियां होना कोई मजे की बात नहीं, क्योंकि ये हमेशा जिम्मेदारी लेकर आती है, और तुम्हारा तो नाम ही दिव्या है। शक्तियां भी अवश्य होंगी, अनोखी। जाओ, अब बहुत बातें हो गई। 1 घंटे का ध्यान लगाओगे आज तुम? दादू ने कहा। वॉट 1 घंटा? मैं सो जाऊंगा इतने समय में। दिव्या बोला, जो कहा है वो करो। तुम्हें अब ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है ताकि तुम्हारा मन शांत रहे। दादू ने उसे मारकर उठने पर मजबूर कर दिया। मतलबी, अपना काम निकल गया तो अब मुझे भगा रहे हो? दिव्या बड़बड़ कर अपना बैग उठाते हुए वहां से चला गया। दादू भी फौरन अपनी बोतल उठाकर भागे। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज जो सुन ली उन्होंने। रिवांश का कमरे में जाने का मन नहीं था, इसलिए वो हॉल में ही अपनी माँ के साथ बैठा था। रीवा हिसाब किताब करते हुए सबकी पगार को निकाल कर रख रही थी। मम्मा, रिवांश ने धीरे से कहा। मम बोलो, रीवा ने बिना देखे ही कहा। आप दोनों सिंगल चाइल्ड पर क्यों रुक गए? कभी सोचा नहीं अगर मुझे कुछ हुआ तो आप दोनों अकेले रह जाएंगे? रिवांश की बात सुनकर रीवा के हाथ से पेन गिर गया। आंखों में नमी आ गई और जल्दी से उठकर वह जाना चाहती थी, पर रिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसके पेट पर बाहें लपेट ली। आई एम सॉरी, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, बस मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने कह दिया, रिवांश ने कहा। रीवा कुछ न कह सकी सिवाय सिसकियां लेने के। रिवांश ने अपनी पकड़ कस ली। मम्मा से समथिंग, दोबारा ऐसे कभी नहीं बोलना। तुम्हें बचाने के लिए हम अपनी जी जान लगा सकते हैं और जान भी दे सकते हैं। रीवा धीमी और दर्द भरी आवाज में बोली। अब आप भी ऐसे मत कहो। रिवांश ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। रीवा ने उसका चेहरा थाम लिया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम्हारे अलावा किसी और का ख्याल हमारे दिमाग में आया ही नहीं। तुम्हारा प्यार थोड़े ही बांट देते हम। फिर भी मेरा कोई भाई या बहन होती तो कितना अच्छा रहता। हम साथ में मस्ती करते। रिवांश ने कहा। अच्छा, आज अचानक इतने सालों बाद ये याद आया? रीवा ने अपनी आंखें साफ करने के बाद उसकी नाक पकड़कर खींच दी। आज तक कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। रिवांश बोला, तुम्हारा भाई या बहन? मैंने तो बचपन में ही कहा था राजपुरोहित जी से कि हम दिव्या को संभाल लेंगे, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं, वरना वो मस्तीखोर सच में तुम्हारा भाई होता। रीवा के होठों पर हल्की सी हंसी आ गई। कितना अच्छा होता, वो हमेशा आपको हंसा देता है। रिवांश खोई आवाज में बोला। अच्छा, बहुत बातें हो गई, उठो, जाकर ध्यान लगाओ, समय हो रहा है। रीवा ने घड़ी में देखते हुए कहा। यही लगा लूं, कमरे में नहीं हो पाता, हमेशा ध्यान टूट जाता है। रिवांश बोला। तुम्हारा जहां मन करे लगा लो, रीवा बोली। रिवांश ने हल्के से सर हिला दिया। रिवांश की आंखें बंद थी और वह ध्यान लगाए बैठा था। हॉल पूरा शांत था, जबकि वहां रीवा के अलावा अभिमन्यु भी लौट चुका था। किसी ने हल्की सी आवाज तक ना की ताकि उसे परेशानी ना हो, पर कोई और भी उनके अलावा वहां मौजूद था। वह बिना चेहरे वाला साया जो बिल्कुल रिवांश के सामने बैठा शांति से उसे निहार रहा था। अचानक ही उसने हाथ बढ़ाकर रिवांश के माथे पर दोनों भौहों के बीच अंगूठा रख दिया। रिवांश हल्का सा चिहुक उठा और उसने कसकर आंखें बंद कर ली। इसी के साथ उसकी आंखों में सामने दो लोगों की धुंधली आकृतियां नजर आने लगी, जिनमें से एक के सफेद वस्त्र सूर्य सी चमक लिए थे तो दूसरे के काले वस्त्र थे। उसके सर का ताज उसे किसी स्थान स्वामी दर्शा रहा था। रिवांश के कानों में अपनी ही आवाज सुनाई दी जब वो सफेद वस्त्र वाली आकृति बोली, ये बाग स्वर्ग और नर्क की सीमा पर बना है, इस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? मेरा मन करे तो मैं फल तोड़ूंगा और फूल भी, कोई मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। इस जगह मैंने फूलों का निर्माण किया है और ये फल का पौधा भी मैंने लगाया है। सामने खड़ी परछाई ने कहा। धीरे धीरे उसका चेहरा पानी की तरह साफ होने लगा। हरे रंग की आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, आकर्षक शरीर का वो स्वामी था। किस कोने से वो नर्क का स्वामी नहीं लग रहा था, जबकि शैतानों को हमेशा तुच्छ जीवों की नजर से देखा जाता था। वो सभी बातें उस सफेद वस्त्र वाले के मन में चलने लगी। ये फल पूरे बाग में सबसे अधिक स्वादिष्ट है, उस सफेद वस्त्रधारी ने नर्क के सुंदर स्वामी के चेहरे में खोते हुए कहा। तो फिर मैं ये फल का पौधा ही हटा दूंगा, नर्क के स्वामी ने कहा और अपनी तलवार के एक ही वार से उस पौधे को राख में बदल दिया।
साथ साथ आसपास लगे हुए फूल भी जलकर राख हो गए। रिवांश की आंखें बहने लगी। शूल ने अपना अंगूठा हटा लिया तो रिवांश ने झटके से आंखें खोल दी। सामने बिना चेहरे वाले शूल को बैठा देखकर रिवांश ने उसी चेहरे की कल्पना की जो उसने अभी अभी देखा था। उसने शूल को छूने के लिए अपना हाथ हल्का सा आगे बढ़ाया। क्या हुआ रिवांश? अभिमन्यु अपनी जगह से खड़ा हुआ। माथे पर हल्की शिकन आ चुकी थी। रिवांश का ध्यान टूटा देख रिवांश जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया। अभिमन्यु की आवाज सुनकर हल्का सा चिहुंक कर वह खड़ा हुआ उस परछाई से दूर हो जाने के लिए। अपनी बहती आंखों का उसे एहसास हुआ मगर कारण समझ नहीं आया। आंसू साफ कर उसने खुद से कहा, मैं चाहे जहां जाऊं ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ सकता। सिवाय एक जगह के, मॉम मैं दिव्य के घर जा रहा हूं। मुझे एक जरूरी असाइनमेंट पूरी करनी है। रिवांश पलटकर अपने माता पिता को देख बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन इस समय जाना मैं छोड़ देता हूं। अभिमन्यु सोचकर बोला, कोई बात नहीं डेव, मैं चला जाऊंगा। रिवांश ने पलके झपकाकर हल्की मुस्कान के साथ कहा तो दोनों उसकी तरफ देखते रह गए। कभी कभार उन्हें वो मुस्कान देखनी नसीब होती थी और अक्सर झूठी। आज भी वो झूठी ही थी। ऑफिस से लौटा देवांश, जिसने अभी तक चेंज भी नहीं किया था, एक जरूरी फोन पर बात करते हुए घर से बाहर आकर पोर्च में घूम रहा था। तभी उसके ठीक सामने रिवांश की गाड़ी आकर रुक गई। देवांश ने फोन बंद कर दिया। होठों पर एक छोटी सी मुस्कान लिए उसने रिवांश का स्वागत करना चाहा, पर तभी उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। अचानक ही गाड़ी की पिछली सीट से किसी परछाई को उसने गायब होते देखा। इसी बीच रिवांश बाहर उतरकर बोला, गुड इवनिंग देवांश भाई, तुम ठीक हो? आई मीन तुम्हें वीकनेस वगैरह कुछ फील नहीं हो रहा ना? देवांश ने उसके कंधे पकड़कर सर से पैर तक अच्छे से देखते हुए पूछा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिव्या के साथ असाइनमेंट करनी थी तो सोचा आज रात यही रुक जाओ, रिवांश ने कहा। देवांश को उसके चेहरे और आंखों में दिख रही थकान ने सभी जवाब दे दिए। वो बस सोना चाहता था, एक चैन की नींद। जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो, अंदर चलो। उसे अपने साथ लेकर देवांश अंदर जाने लगा। दरवाजा बंद करने से पहले उसकी आंखें फिर पल भर के लिए ठंडी पड़ चुकी थी। गेट के बाहर वह परछाई हवा में तैर रही थी। तभी अभिसार वहां पहुंचा। इस घर में प्रवेश करने के लिए तोड़ हम आज तक नहीं निकाल पाए। हमारी गैर मौजूदगी में ही वह लोग रिवांश को हमारे खिलाफ भड़काते हैं। वह शूल की ओर पलट गया। महाराज, किसी तरह हम रिवांश को विराज से मिला दे तो। मैं नहीं जानता इसका कितने प्रतिशत फायदा होगा, शूल ने कहा। हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं। दिव्य की शक्तियों को महसूस किया मैंने आज, अभिसार ने चिंता से कहा। मैं जोर जबरदस्ती नहीं आजमाना चाहता, एक बार का परिणाम भुगत रहा हूं अब तक, शूल ने कहा। हाँ, परिणाम? आपकी शक्तियां कमजोर होने का फायदा सबको हो रहा है, वरना एक युद्ध छेड़कर हम सब कुछ खत्म कर देते, अभिसार ने कहा। इसी सोच ने मुझे बर्बाद किया है। तुमने सीख नहीं ली जो हुआ उससे। सब कुछ तो खो चुके हैं हम। अपना लोक छोड़कर यहाँ आकर छिपे हो। देव का ध्यान इस समय पूरी तरह अपने शिष्यों पर है, बस इसी वजह से वो चुप है, वरना हमें ढूंढकर समाप्त कर देने के आदेश उसे पहले ही मिल चुके होंगे, शूल ने कहा। अभिसार कुछ समय के लिए शांत हो गया। हाँ, मैं भूल जाता हूँ कभी कभार हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। जिस सेनापति के पद पर मैं घमंड करता था वो भी अब किसी काम का नहीं। महल लौट जाओ, मैं यही रुकूंगा, शूल ने हाथ दिखाकर उसे जाने के निर्देश दिए। वो आगे बात नहीं करना चाहता था। अभिसार ने हल्के से सर झुका लिया और वह चला गया। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।